तो पिछले कुछ सालों से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। धरती के लोग अभी कोरोना महामारी से उबर रहे हैं, लेकिन 100 सालों में पहली बार आई ऐसी महामारी से मानवता ने शायद ही कुछ सीखा है। हो सकता है कि इसी का नतीजा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। हालांकि ये दोनों देश भारत से ठीक ठाक दूर हैं, लेकिन अगर आप पड़ोस में नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि भारत भी काफ़ी ज़्यादा अस्थिर देशों से घिर गया है। ऐसे में अगर हम सिर्फ सार्क देशों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि भारत की तस्वीर जो है वो काफ़ी सुनहरी है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक समय 8 देशों का ये समूह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन पाकिस्तान की कारस्तानी और बदलते जियोपॉलिटिक्स की वजह से एक ग्रुप के तौर पे इसका भट्टा बैठ गया। अब अगर आप अपवाद को छोड़ दें तो इसमें शामिल ज़्यादातर देश बेहद बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस समूह में कौन से देश जो हैं वो मेंबर्स हैं। इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। तो आपको ये फिर कभी और बताएंगे कि इस ग्रुप की क्या हालत है और इसका फ्यूचर क्या है। पहले आपको ये बताते हैं कि भारत के अलावा इस ग्रुप में जो देश शामिल हैं उनकी स्थिति क्या है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र के तौर पे एक फेल्ड स्टेट पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाया। अब इमरान खान भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अमेरिका के बाद पाकिस्तान अब चीन के पाले में है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बना हुआ है। IMF ने इस देश का लोन भी लटका दिया है और अगर पाकिस्तान $5 बिलियन अरेंज नहीं कर पाता तो इस देश में भारी संकट छा जाएगा। तो राजनीतिक हो या आर्थिक, पाकिस्तान का संकट में होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन श्रीलंका पहली बार ऐतिहासिक आर्थिक संकट में है। इसके पहले कभी भी इस देश का इतना बुरा हाल नहीं रहा। वैसे तो इन देशों के संकट में होने की कई वजहें हैं, लेकिन एक बड़ी वजह है दूसरे देश पर निर्भरता। पाकिस्तान पहले अमेरिका पर निर्भर था और अब चीन पर निर्भर है। श्रीलंका की हालत पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब तो श्रीलंका का भी यही हाल हो गया है। तमाम गलत आर्थिक नीतियों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इस देश ने चीन से जो कर्ज लिया उससे इसकी कमर टूट गई। चीन ने इस तरीके का कर्ज कई देशों को दे रखा है जिसकी वजह से वो फंस गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग कहानी है। फिलहाल श्रीलंका में हालात ऐसे हैं कि भारत ने इस पड़ोसी देश को जो $2.4 बिलियन की सहायता दी है वो भी कम पड़ रही है। संकट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका को बांग्लादेश तक से कर्ज लेना पड़ा है। ऐसे में ये रोचक बात है कि सार्क नेशंस में जिनकी स्थिति अच्छी है उनमें संभवतः बांग्लादेश का नाम सबसे ऊपर है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021-22 में इस देश का ग्रोथ फॉरकास्ट 6.7 का रखा है। हालांकि इस देश के लोगों की भी महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जर्मन मीडिया DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के लोग अभी भी कोविड से लगे झटके से उबर रहे हैं। पिछले साल आए एक सर्वे के मुताबिक कोविड ने इस देश में 32 लाख लोगों को गरीबी में ढकेल दिया। लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश की स्थिति बेहद अच्छी है। बीते समय में बांग्लादेश क्लोथिंग इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे उभरा है। लेकिन बांग्लादेश की तुलना में पिछले साल तालिबान के चंगुल में फंसे अफगानिस्तान की हालत बिल्कुल आकाश और पाताल जैसी नजर आती है। तो पिछले साल अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से निकला उसने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। 2021 के 15 अगस्त को तालिबान काबुल पहुंच गया था। इसके बाद इस समूह ने इस देश पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। इस देश का जो संकट है वो पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा नहीं है। इस देश की इकोनॉमी छोड़िए, ये देश अनाज के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि महज 8-9 महीने पहले इसी अफगानिस्तान की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग थी। USSR के जाने के बाद जब तालिबान आया तब अमेरिका ने इसे काबुल से उखाड़ फेंका, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक अफगानियों को कोई रोशनी नजर नहीं आती है। ऊपर से इस देश के खनन के क्षेत्र में भी चीन जो है वो घुस गया है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका भी जो हाल है वो श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हो जाए। चीन का प्रभाव नेपाल पे भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। सत्ता के बदलते रहने के बावजूद नेपाल लगातार चीन के करीब गया है। नेपाल से भारत के रिश्ते खराब होने में यहाँ की मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, इनका ठीक ठाक योगदान रहा है। हालांकि बीते दिनों में नेपाल से रिश्ते सुधारने की काफ़ी कोशिशें हुई हैं, फिर भी चीन इस देश में भारी निवेश की तैयारी में है। इस बीच पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह इस देश में भी फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो हालत है वो बेहद खस्ता है और इस देश ने लग्जरी आइटम के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। भूटान के साथ एक अच्छी बात यह है कि एक तरफ जहां ऊपर जिन देशों का हमने जिक्र किया है उनकी आबादी करोड़ों में है,
वहीं भूटान की आबादी महज 8 लाख के आसपास है। यहाँ की राजशाही के भारत से अच्छे रिश्ते हैं। भूटान की इकोनॉमी को लेकर मीडिया में भी कोई ऐसी खबर नहीं है जो चिंताजनक हो। वहीं मालदीव की अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है। ऐसे में पैंडेमिक से टूटी कमर के बाद अब मालदीव धीरे धीरे इससे उबर रहा है। इन सब के अलावा एक और देश है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा, वो है म्यांमार। इस देश में 2021 में वापस से मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और ये देश जो है वो दुनिया से अलग थलग पड़ गया। इन सब के बीच अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे तो आपको तस्वीर बहुत सुनहरी नजर आएगी। ये बात हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में कही थी। डेमोक्रेसी हो या इकोनॉमी, भारत काफी अच्छा कर रहा है। हालांकि आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, देश में हो रही नफरत की राजनीति जैसी भारत में कई बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम ये बात दोहरा रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो या इकोनॉमी, कम से कम इन मामलों में भारत की स्थिति मजबूत है। इसके अलावा अनाज के मामले में एक देश के तौर पे हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। इसकी तारीफ खुद IMF ने भी की है। IMF ने गरीबों की मदद के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा जो योजना है उसकी जमकर तारीफ की है। IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसने गरीबी में बढ़ोतरी के खतरे को ठीक तरीके से संभाला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के लोगों को अत्यधिक गरीबी की जद में जाने से रोका गया। IMF ने शोध में पाया कि साल 2019 में भारत में बेहद ही अधिक गरीबी का स्तर 1% से कम था। साल 2020 आपको याद है कि कोरोना महामारी का साल था। इस दौरान भी ये जो आंकड़ा है 1% का, वो उसी के आसपास बना रहा। अब इसको भी देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि देश के पास इतनी बड़ी आबादी को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज जो है वो मौजूद है और हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ रहा। आपको ये भी लग सकता है कि जिनसे हमने अभी कंपैरिजन किया है वो भारत की तुलना में बेहद छोटे देश हैं। ऐसे में क्या ये कंपैरिजन जस्टिफाइड है? तो इसके लिए आगे की स्टोरी में हम भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों का जो ग्रुप है ब्रिक्स, उसका कंपैरिजन करेंगे और तब देखेंगे कि जो भारत है वो कहाँ पे खड़ा है। फिलहाल के लिए आप इस बात में सुकून पा सकते हैं कि साउथ एशियन देशों के मामले में जो भारत है उसकी भूमिका किंग की है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है कि जिस तरीके के एक्सप्लेनर्स अनकट पे हो रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव हैं और हम आपको ठीक ठाक और अच्छी जानकारी, आपके काम की जानकारी दे पा रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ रह जाता है जो हमारी स्टोरीज में निकल के नहीं आ पा रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे इंटरेक्ट करिए। आप बताइए कि वो कौन सी बात है जो हमसे छूट गई या आप जानना चाहते हैं, हम उन पर भी स्टोरीज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट।